नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान विचार विमर्श में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। समय के साथ साथ खेतीबाड़ी में नई नई समस्याएं सामने आती हैं और इन समस्याओं के लिए नए समाधान भी लगातार खोजे जा रहे हैं। जोत की घटती जमीन और मिट्टी की कम होती उपजाऊ शक्ति, इसको कहीं ना कहीं एक समस्या बड़ी है। इसको सही करने के लिए हम कह सकते हैं, इसके समाधान के लिए कोशिश हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो लगातार करते हैं, क्योंकि एक बड़ा जो हम कह सकते हैं चुनौती हमारे सामने बढ़ती जनसंख्या है, उसका पेट हमें भरना होगा। और खासतौर से इन तीनों समस्याओं को भी अगर हम देखें तो यहाँ पर एक कारगर विकल्प जो है वो हमें नज़र आता है बिना मिट्टी के खेती का। जी हाँ, एक ऐसी तकनीक जिसके ज़रिए घर की छत पर, बालकनी में या फिर पत्थर के फर्श पर भी आप फसलें उगा सकते हैं। आपको सोचकर या सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि वाकई ये संभव है, क्योंकि इसके अलावा ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर ज़मीन की खेती योग्य नहीं रह गई या कृषि योग्य भूमि जो है वहाँ कम पड़ जाती है। और कई बार हम कह सकते हैं कि ऐसे समय में जो तकनीक है किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि इसके ज़रिए जो हमारे किसान हैं काफ़ी अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। आज के विचार विमर्श में इसी पर हम चर्चा करेंगे। उसके लिए कुछ खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र में प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अवनी कुमार जी, इसी केंद्र में प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर मुर्तजा हसन जी, साथ ही केंद्र में प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर हमीद साबिर जी। और साथ ही बात की जाए, जैसे हमने कहा, जो किसान हैं इस तकनीक को अपना रहे हैं, एक उद्यमी हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है शिवेंद्र जी। आज ये भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तो किस तरीके से जो तकनीक है हाइड्रोपोनिक की हम बात करते हैं, कैसी ये तकनीक है, किस उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत की गई और कैसे हम मान सकते हैं कि ये हमारे किसानों के लिए एक सुविधा बन चुकी है और काफ़ी फ़ायदा इसके ज़रिए होता है, इन तमाम बातों पर हम आज विचार विमर्श करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। मिट्टी रहित खेती हमारे देश के लिए नई तकनीक है, लेकिन दुनिया के कई देशों, खासकर इजराइल में इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसे दो तरह से किया जा सकता है। एक, मिट्टी की जगह किसी और पदार्थ का इस्तेमाल करके। ये पदार्थ नारियल का बुरादा, लकड़ी का बुरादा, वर्मिकुलाइट बालू या फिर परलाइट हो सकता है। दूसरी विधि के अंतर्गत प्लास्टिक के पाइप में पानी भर दिया जाता है और फिर छेदों के माध्यम से उसमें पौधे लगाए जाते हैं। इसे हाइड्रोपोनिक भी कहा जाता है। नर्सरी तैयार करने के लिए ये बहुत ही शानदार तकनीक है। मिट्टी रहित खेती खुले में भी की जा सकती है और पॉली हाउस में भी। भारतीय परिस्थितियों में पदार्थ वाली विधि ज्यादा प्रचलन में है। जिस इलाके में जो पदार्थ आसानी से उपलब्ध हो, किसान उसी का इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर राजस्थान में बालू अधिक है तो वहाँ बालू अपनाएं। दक्षिण भारत में नारियल होता है तो वहाँ के किसान नारियल का बुरादा ले सकते हैं। इसी तरह जिन इलाकों में फर्नीचर का काम होता हो, वहाँ लकड़ी का बुरादा इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तकनीक में आमतौर पर टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च और स्ट्रॉबेरी के अलावा सलाद पत्ता, मूली, हल्दी और फूलों की खेती की जाती है। कमाल की बात तो ये है कि इसमें लागत कम आती है और पानी की भी बहुत ज्यादा बचत होती है। साथ ही कीटों और बीमारियों का अंदेशा बहुत कम रहता है, जबकि फसल की गुणवत्ता आम विधि की तुलना में कहीं बेहतर होती है। बस आपको कुछ गमले या ट्रे चाहिए जिनमें मिट्टी के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले पदार्थ को भरना है। ध्यान रहे कि मिट्टी में 17 पोषक तत्व होते हैं, जबकि बुरादे या दूसरे पदार्थों में ये तत्व नहीं पाए जाते। इसीलिए फसल के हिसाब से अलग अलग समय पर इन तत्वों को सिंचाई के साथ देते रहना होगा। सरकार मिट्टी रहित खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण और सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। तो ये रिपोर्ट आपने जानी और देखा कि किस तरीके से जो आधुनिक तकनीक है, पहले दूसरे जो देश हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता था, लेकिन अब हमारे देश में भी हम मान सकते हैं कि बड़े पैमाने पर जो उसका इस्तेमाल है वो शुरू हो गया। और इसके लिए हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं उन्होंने लगातार शोध भी किए कि किस तरीके से ये जो तकनीक है हमारे किसान इसको अपना सकते हैं। लेकिन ये जानना ज़रूरी कि आखिर तकनीक है क्या और कैसे जो किसान है इस बात पर यकीन कर सकता है कि बिना मिट्टी के भी जो खेती है वो हम कर सकते हैं। इस बारे में सबसे पहले डॉक्टर अवनी आपसे हम जानना चाहेंगे, कितना सार्थक जो है, इसकी सार्थकता हम मान सकते हैं कि बिना मिट्टी के जो खेती है वो अब हमारे किसान कर रहे हैं? देखिए किसान भाइयों, बिना मिट्टी की खेती का प्रचलन इसलिए बढ़ता जा रहा है कि जैसा कि पूर्व भी कई बार हम लोगों ने आपसे चर्चा किया कि दिन प्रतिदिन बढ़ती आबादी और घटती जोत एक प्रमुख कारण है। उसके बाद जो हम सॉइल की गुणवत्ता को कहीं न कहीं
अच्छा उत्पादन लेने के चक्कर में खोते जा रहे हैं, तो ये भी एक कारण है जी। तो इस तरह से अगर हम कोई अल्टरनेट उपाय नहीं लगाएंगे तो कुछ हम कर नहीं पाएंगे। तो और कम से कम सब्जियों का प्रति घर में जो है रहना बहुत ज़रूरी है, उपलब्धता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैज्ञानिक सलाह है कि 300 ग्राम सब्जी प्रतिदिन हम खाएं। जी। तो कम से कम अगर हम सॉइल लेस कल्टीवेशन को, मिट्टी रहित खेती को बढ़ावा देते हैं तो उसमें सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें मिट्टी की ज़रूरत पड़ती नहीं, और ये सॉइल लेस मिट्टी के लिए जो हमारा ये तत्व है, जिसमें हम नारियल की भूसी, परलाइट, वर्मीकुलाइट या धान की भूसी है, आपके ये लकड़ी की भूसी है जी। इस तरह सारे जितने भी हमारे जो है तो मिट्टी रहित पदार्थ होते हैं, उनसे जो निकलने वाले बुरादा होते हैं उनका उपयोग करके हम इसको गमलों में, छतों के ऊपर, बालकनी में जी। और अगर थोड़ा सा अच्छा करना चाहें तो ग्रीन हाउस ग्रोवर जो हैं उनके अंदर भी, जैसे सॉइल अक्सर ख़राब हो जाती है, मिट्टी ख़राब हो जाती है, या मिट्टी ख़राब नहीं हुई तो जो है डिजीज़ वगैरह लगने लगते हैं जी। तो एक बहुत बड़ा भूमिका निभाती है सॉइल लेस खेती। चलिए, बिल्कुल काफ़ी बड़ी भूमिका इसकी हम मान सकते हैं। साथ ही यहाँ डॉक्टर मुर्तजा आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि बिना मिट्टी के हमारे किसान जो हैं वो खेती कर सकते हैं, और कई किसान ऐसे भी हैं, एक बड़ी संख्या वो भी है जो कि जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं है, या भूमि जो है उसकी उपजाऊ क्षमता लगातार खराब होती जा रही है। ऐसी स्थिति में कैसे, जो हम सॉइल लेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, बिना मिट्टी की खेती की हम बात कर रहे हैं, कैसे इसकी शुरुआत कर सकते हैं? कितनी जगह कम से कम इसके लिए चाहिए, और फिर एक किसान या कोई भी अगर छोटे पैमाने पर इसकी शुरुआत करना चाहता है, कैसे इसकी शुरुआत करें? ये जो मिट्टी रहित खेती है, हाइड्रोपोनिक्स खेती भी इसे कहते हैं, इसके बहुत सारे आयाम हैं। खुले खेत में जो किसान खेती कर रहे हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और आजकल किसान के लिए इसका एक बहुत ही अच्छा माध्यम आ गया है जिसे हम ग्रो बैग खेती कहते हैं। इस तरह के खेती में किसान भाई, एक बना बनाया ग्रो बैग आता है, ये 1 मीटर लंबा होता है और लगभग 20 सेंटीमीटर चौड़ा और 20 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। इस ग्रो बैग के अंदर में जितने भी मिट्टी रहित पदार्थ हैं, मुख्यतः जो इसमें कोकोपिट होती है, परलाइट होती है, वर्मीकोलाइट है, या कोई भी नारियल का भूसा वगैरह भी है, इसे भर करके इसमें खेती की जा सकती है। तो ये 1 मीटर लंबा सिर्फ होता है, और इससे किसान भाई अपने खेत में कहीं पर भी, या आम आदमी अपने छत पर, घर पर, बालकोनी में, गार्डन में, कहीं पर भी रख सकते हैं। दूसरा माध्यम ये है कि हम अपने घर में होने वाले जितने भी गमले हैं, चाहे वो प्लास्टिक के गमले हों, मिट्टी के गमले हैं, उसमें भी इन मिट्टी रहित पदार्थों को भर कर करके, इसका सही मिश्रण बना कर करके, और इसमें ये खेती कर सकते हैं जी। ये बात भी खुले खेत की खेती वाले। जो ग्रीन हाउस खेती वाले हैं, संरक्षित खेती वाले हैं, उनके लिए भी ये खेती बहुत ही आवश्यक हो गई है, क्योंकि होता ये है कि जब ग्रीन हाउस का एक संरचना बनती है, चाहे वो ग्रीन हाउस है, नेट हाउस है, इसकी लाइफ 25 से 30 साल होती है। ये पाया गया है अभी कि 4 से 5 साल के अंदर में जो हमारी ग्रीन हाउस के अंदर की मिट्टी है, चाहे उसकी बल्क डेंसिटी बढ़ जाती है, चाहे उसमें इसी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो वहाँ भी बदलाव आने लगता है। वहाँ भी बढ़ना है, और वहाँ पर भी ये खेती को हम कर सकते हैं, चाहे वो हम मिट्टी रहित करें या प्योर हाइड्रोपोनिक्स करें, जिसमें न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्नोलॉजी है, डीप फिल्म टेक्नोलॉजी है, तरह तरह की चीज़ उपलब्ध है। तो हर किसान भाई जिस तरह की वो चाहे उस तरह की टेक्नोलॉजी आज के डेट में उपलब्ध है, और किसान भाई इसे कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर किसान चाहें, देखिए इस आधुनिक तकनीक को अपना सकते हैं, और कई किसान ऐसे भी हैं जो इसको अपना भी रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा उनको मिल रहा है। लेकिन यहाँ सबसे पहले अगर बात करें हम डॉक्टर नाविद, क्योंकि जिस तरीके से हमारे जो बाकी विशेषज्ञ उन्होंने बताया कि ये संरक्षित तौर पर अगर देखा जाए तो काफ़ी सही हम मान सकते हैं। और किसान की एक बड़ी समस्या ये रहती है कि जो फसल उन्होंने खुले खेत में लगाई है, वहाँ पर या तो कोई रोग या बीमारी का खतरा हो जाता है, कभी कभी कीटों का प्रकोप होता है, और सब्जी फसलों में तो अक्सर हम देखते हैं क्योंकि ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाती, बाजार तक पहुँचती नहीं, लेकिन पहले ही वहाँ कुछ ना कुछ खराबी आ जाती है। ऐसी स्थिति में कितनी कारगर हमारी इस तकनीक की अगर हम बात करें तो? देखिए, न सिर्फ अच्छा और स्वस्थ उत्पादन, बल्कि इसके और भी बहुत सारे आयाम हैं। जैसे परिनगरीय क्षेत्र हैं जी, उनमें प्रदूषण की समस्या बहुत बढ़ रही है, पानी की जो गुणवत्ता है वो बदल रही है, मिट्टी और वहाँ पर जो व्यवसायीकरण है जी, इसका प्रकोप चलते। दूसरे, खाद्य सुरक्षा के मुद्दे, आजकल जनता बहुत जागरूक हो गई है, बिल्कुल, और सब लोगों को खाद्य सुरक्षा की फिक्र है। वो पेस्टिसाइड या पीड़कनाशी रहित खाद्य पदार्थ चाहते हैं जी। तो इसके चलते न सिर्फ व्यावसायिक और न सिर्फ छोटे किसान के स्तर पर, आजकल घरों में छत के ऊपर वर्टिकल गार्डन के रूप में, किचन गार्डन के रूप में जी, जैसा कि डॉक्टर हसन ने बताया
कि खुले खेत वाले जो किसान हैं वो भी अगर स्वस्थ नर्सरी उत्पादन करके वहाँ ले जाते हैं तो उनकी भी रोग रहित वो खेती कर सकते हैं। तो इसके काफ़ी आयाम हैं, खाद्य सुरक्षा में, फसल स्वस्थ फसल उत्पादन में, व्यावसायिकता में, मानसिक शांति में, कि आपको अगर लगता है कि आप स्वस्थ खाना खा रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं। जहाँ तक रही बात उत्पादन की, तो उत्पादन तो हम जितना हमारे देश को औसतन उत्पाद चाहिए उसको हम पहले ही पार कर चुके हैं, लेकिन अब जो है हमको गुणवत्ता पर और इसकी व्यावसायिकता पर और इसकी परिनगरीय क्षेत्रों में विशेष करके जहां सब्जियों आदि की मांग बहुत अधिक होती है, सलाद के रूप में, ताज़ी सब्जी के रूप में, यानी इन पहलुओं पर भी गौर हमें करना होगा। बहुत इसके ऊपर बहुत आवश्यकता है। और मृदा रहित खेती का औचित्य जो परिनगरीय क्षेत्रों में है उतना शायद ग्रामीण क्षेत्रों में आज की स्थिति में ना हो, लेकिन बदलते जलवायु के चलते हमको इसकी और अधिक से अधिक आवश्यकता भविष्य में पड़ने जा रही है। यानी एक ऐसा विकल्प जिसको हमें आने वाले समय में शायद अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि लगातार जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है वो कम होती जा रही है, कृषि योग्य भूमि है वो धीरे धीरे कम हो रही है, और सबसे बड़ी बात की जो लागत है कैसे हम उसको कम कर पाएंगे। अगर तमाम चीज़ों में समस्याएं तमाम रहती हैं, लेकिन जो पहलू यहाँ रत्नाविद ने हमें बताया उन पहलू पर भी गौर करना होगा। शिवेंद्र जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे शिवेंद्र जी, किस तरीके से आपने शुरुआत करी इसकी, और जो बाकी किसान हैं क्या वो इसको कर सकते हैं, किसी तरह की चुनौती उनके सामने आएगी या नहीं? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी किसान भाई को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आम खेती की तरह ही सीखा जा सकता है और अच्छे से किया जा सकता है। सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है कि आप सही परामर्श या सही कंसल्टेंसी अगर लेंगे तो आप उसको बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। शुरुआती दौर में आपको पूरी नॉलेज की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है कि कैसे ये तकनीक काम करती है, लेकिन उसके बाद ये उतना ही आसान है जितना कि नॉर्मल खेती होती है। इसके कई फ़ायदे हैं। मैं खुद एक किसान हूँ और मैं 28 तरह की अलग अलग सब्जियां उगा रहा हूँ जिनका मार्केट में बहुत बहुत अच्छा मुझे वैल्यू मिलता है। किसानों को ये समझना ज़रूरी है कि वो सब्जियां वो ना उगाएं जो कि सीज़न में हर कोई किसान उगा रहा होता है। इस तकनीक का सबसे अच्छा फ़ायदा ही यही है कि आप सीज़न पे डिपेंडेंट नहीं है, आप मौसम पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो आप किसी भी मौसम में कोई भी सब्जी उगा सकते हैं और उसका फ़ायदा लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल, यानी मार्केट इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, क्योंकि जो किसान है वो अब काफ़ी जागरूक है, और उसके लिए एक उदाहरण के तौर पर शिवेंद्र आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं स्टूडियो में। किस तरीके से उन सब्जियों की खेती की जाती है जिनकी लगातार मांग बनी रहती है और उत्पादन भी देखिए भरपूर ले पा रहे हैं। लेकिन ऐसे में डॉक्टर अवनी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे किस तरीके से शुरुआत इसकी होती है। जब हम चयन तो कर लेते हैं कि हमें इस तकनीक पर आगे चलना है, लेकिन कैसे जो बाकी चीज़ है या एक आधारभूत ढांचे की हम बात करते हैं, या फसल हमें कौन सी लेनी है, किससे ज़्यादा उत्पादन मिलेगा, उसके लिए किस्में कौन सी रहेंगी, इस बारे में थोड़ी सी जानकारी आपसे हम लेना चाहेंगे। देखिए, मिट्टी रहित खेती के लिए 2-3 चरणों में हम इसको विभाजित करते हैं। पहला तो चरण ये है कि क्या आप ग्रीन हाउस वाले हैं कि नहीं है। अगर ग्रीन हाउस वाले हैं तो उनके लिए ये है कि हम इसमें निवेश क्या करें। तो दूसरा चरण ये आता है कि पानी कैसा है, पानी की जो है गुणवत्ता अच्छी है, अगर नहीं अच्छी है तो उसको अच्छी किया जाएगा। फिर इसके बाद यह है कि कौन सी फसल लेंगे, उस फसल के हिसाब से हम जो मिट्टी रहित पदार्थ को खरीदते हैं और या कलेक्ट करते हैं। तो अभी तक जो हमारे पूरे देश में है मिट्टी रहित पदार्थों में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो नारियल की भूसी है, कोकोपीट है। तो कोकोपीट अगर हम प्रोडक्शन के लिए खेती करते हैं, जैसे आपको उत्पादन लेना है, तब तो डायरेक्ट कोकोपीट का उपयोग हम डायरेक्ट करके गमलों में, पॉली बैग में या जो ग्रो बैग है उसमें कर लेते हैं। लेकिन अगर हम नर्सरी लेते हैं, चाहे जिस चीज़ की नर्सरी हार्टिकल्चर क्रॉप में लेते हैं, उसमें जो सॉइललेस मीडिया होती है वो तो 3 भाग जो हो जाती है कोकोपीट, 1 भाग परलाइट और 1 भाग वर्मीकुलाइट। ये वैज्ञानिक संस्तुति है जिसको नर्सरी के लिए अवश्य इसको अपनाया जाता है। बिल्कुल। उसके बाद दूसरा आयाम आता है कि पानी से जो खेती की जाती है, तो उनके लिए पाइप वगैरह जो होते हैं, हमारे बड़े पाइप, मोटे पाइप, छोटे पाइप, तो उनकी साइज होती है 1 इंची का, 2 इंची, 3 इंची, 4 इंची, जैसी क्रॉप होती है, जैसी क्रॉप की अवधि होती है। तो वो क्रॉप के स्वभाव के आधार पे हम पाइपों की साइजों को बढ़ाते हैं। पानी की गुणवत्ता को ठीक करने के बाद उसमें पोषक तत्व प्रबंधन ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चूँकि ये जल कृषि हो
या मतलब मिट्टी रहित खेती हो, सॉइल लेस कल्टीवेशन हो, इसमें पोषक तत्व प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत आवश्यक होता है जी। और इसमें जो उसके बाद इसका प्रबंधन जब हम पूरा करते हैं तो उसमें हमें ये ध्यान देना होता है कि जो पानी में घुलनशील खाद हैं, उर्वरक हैं जी, चाहे प्रमुख तत्व हों चाहे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, ये पानी में घुलनशील वाले को ही प्रयोग करती हैं। और इनकी जो है ध्यान देने की तीसरी बात ये होती है इनकी क्षमता कम हो, जैसे कि यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, लेकिन आपका 19-19 है, 20-20 है, 16-16 ऐसे करके जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर आते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें लो कंसंट्रेशन होता है और यही लो कंसंट्रेशन हमारे सॉइललेस मीडिया के लिए चाहिए। यानी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति की जाती है तमाम तत्वों की। और सप्ताह में 1 से 2 बार, जी, कभी कभी 3 बार भी, जैसे आपके खराब स्वभाव हो उसको देते रहें। चलिए बिल्कुल, ये तो बात हुई कि किस तरीके से हम इसकी शुरुआत करेंगे। साथ ही डॉक्टर मुर्तजा आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जैसा भी डॉक्टर अरविंद ने बताया कि जो पोषक तत्व प्रबंधन है वो भी काफ़ी इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन इसके अलावा ये जो पद्धति है कहाँ हम मान सकते हैं कि इसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है हमें नज़र आता है? खुले खेत की बात की जाए या संरक्षित तौर पर अगर इसकी हम बात करें, या ग्रीन हाउस में जो किसान अगर इसको अपनाना चाहते हैं, कहाँ पर सबसे बेहतर इसको हम मान सकते हैं? इस खेती की सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसे मैंने बताया कि हर जगह पे इसे किया जा सकता है, लेकिन हम लोगों ने पाया है खास करके उत्तर भारत में, जहाँ पर कि तापमान बहुत अधिक रहता है एक समय, और एक समय रहता है तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, कम रहता है। तो इस तरह के बढ़ते घटते जलवायु में और जो आजकल क्लाइमेट चेंज है, इसमें यह पाया गया है कि खास करके कोई भी संरक्षित संरचना है जी, वो संरचना ज़रूरी नहीं है कि वो मुख्य पूरा ग्रीन हाउस की तरह ही हो, लेकिन वो शेड नेट, इंसेक्ट प्रूफ नेट हो, उसके अंदर भी इसे किया जा सकता है, लेकिन कम से कम कुछ संरचना की ज़रूरत होती है जी। और ख़ास करके उत्तर भारत में अधिक तापमान, गर्मी की समस्या होती है, तो उस समय शेड नेट हो, कुछ कूलिंग की हो, खास के एवापोरेटिव कूलिंग होती है जिसे हम फैन पैड कूलिंग कहते हैं, वहाँ ये सब चीज़ सिस्टम लगाया जा सकता है। बिल्कुल। दूसरी बात ध्यान रखने का ये है कि ये समझना पड़ेगा कि मिट्टी रहित खेती में जो हम माध्यम इस्तेमाल कर रहे हैं जितने भी हैं, चाहे वो मुख्यतः डॉक्टर अरविंद ने बताया कि कोकोपीट सबसे पॉपुलर माध्यम है जी, उसमें हम ये जो कोकोपीट है ये माध्यम है और ये इनर्ट माध्यम होता है। इनर्ट का अर्थ ये होता है कि इस माध्यम के अंदर कोई भी पोषक तत्व नहीं होता है। तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि पौधे को जितने भी, चाहे वो मेजर न्यूट्रिएंट हो या सूक्ष्म पोषक तत्व हो, ये इसको समय समय पर इसकी पूरी मात्रा, सही मात्रा में इसको देनी पड़ेगी। तो ये इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरी बात ये ध्यान रखने का है कि अगर सिर्फ कोकोपीट किसान भाई इस्तेमाल करते हैं ग्रो बैग में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, या किसान भाई इस बात को ध्यान दें कि अगर वो सिर्फ कोकोपीट इस्तेमाल करते हैं और इसमें नियंत्रण जल सिंचाई देनी पड़ती है, तो उससे कुछ समय हम लोगों ने ये पाया कि उसमें जो एयर पौधे को चाहिए, जड़ को चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस जो कोकोपीट है इसके साथ हम परलाइट और वर्मिकोलाइट का सही मिश्रण मिला लें। इससे पौधे के जो जड़मंडली है उसके आसपास वातावरण, जो माइक्रो क्लाइमेट है, बिल्कुल अच्छा होता है। पौधे का रूट अच्छे तरीके से बढ़ता है और उसमें जो हवा और पानी का सही मिश्रण है वो बना रहता है। अगर किसान भाई ये बात ध्यान रखेंगे तो वो माध्यम को तैयार होकर के, चाहे वो ग्रो बैग में आप कर लें या किसी गमले में रख ले कर लें, और एक छोटी सी संरचना हो, तो वहाँ पर अगर हम ये सब चीज़ किसान के पास हो तो किसान बहुत ही अच्छे तरीके से इस खेती को कर सकते हैं। बिल्कुल, काफ़ी बेहतर ढंग से इसकी खेती की जा सकती है। साथ ही यहाँ डॉक्टर से भी हम समझना चाहेंगे कि पोषक प्रबंधन की अगर हम बात करते हैं, और जैसा आपने कहा भी कि खाद्य सुरक्षा के साथ साथ जो पोषण सुरक्षा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, उस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हम जो मिट्टी रहित हमारी खेती है, लेकिन कैसे इसमें प्रबंधन अपनाया जाए? देखिए, मिट्टी रहित खेती जो है इसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि जब आप कहते हैं कि आप खाद्य सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं जी, तो देखिए, एक तो जैसा आम तौर पर किसान खेती करते हैं जिसमें पेस्टिसाइड, पीड़कनाशी प्रयोग करते हैं आमतौर से जी, एक ऑर्गेनिक खेती होती है और एक हमारी ये संरक्षित खेती होती है और एक ये मृदा रहित खेती होती है संरक्षित खेती में। इनके सबके स्तर अलग अलग होते हैं और इस स्तर को अगर अपनाएं और आप अगर स्वस्थ खेती करना चाहते हैं जिसमें कि आपका फसल जो है वो जितना हो सके वो रसायनों से मुक्त हो जी, तो इसके लिए आपको संरचना से लेके, नर्सरी से लेके, वातावरण के प्रबंधन से लेके, आगंतुकों के आने की जाने के प्रबंधन से लेके और फसल प्रबंधन तक हर स्थिति पर आपको कीटनाशी जीवियों की
एक तो निगरानी रखनी पड़ेगी और संरचनाओं को भी इस तरीके से मुक्त रखना होगा। ये निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की खेती कर रहे हैं। अगर आप व्यावसायिक स्तर पर करना चाहते हैं तो आपको संपूर्ण ऐसी संरचना बनानी होगी जिसमें कहीं से कोई छोटे वाइट फ्लाई, माइट, इस तरीके के जो हैं कीड़े अंदर ना घुस पाएँ। बड़े कीड़े तो आसानी से नहीं घुस पाते हैं जी, लेकिन छोटे कीड़े जो है आपको किसान भाई वो बहुत परेशान करेंगे और संरचना बनाने के 2-3 साल के अंदर ही ये किसी न किसी रूप में अंदर चले जाते हैं, चाहे वो लेबर के साथ, चाहे वो जो आपके सुपरवाइज़र हैं, काम करने वाले हैं, किसी के साथ भी वो अंदर जा सकते हैं जी। तो पूरी संरचना को इस तरीके से बनाना होता है कि किसी तरीके से आप वो कीड़े अंदर पाएँ। और कीड़े अंदर न जाने के लिए न सिर्फ संरचना बल्कि उसके बाहर डबल दरवाज़ा भी बनाना होता है ताकि एक बार अगर वो अंदर घुस जाएं तो उस दरवाजे में पीले चिपकाऊ जो ट्रैप होते हैं उसको लगा के रखते हैं। पीले और नीले विभिन्न रंगीन ट्रैप आप लगा सकते हैं तो उसके द्वारा भी निगरानी करते हैं। फिर यानी शुरुआत से अगर नियंत्रण हो जाए तो शायद आने वाले समय में आपको और ज़्यादा प्रबंधन की, उनकी रोकथाम की आवश्यकता नहीं होगी, आपकी जो फसल है वो सुरक्षित रह सकेगी। साथ ही यहाँ शिवेंद्र जी आपसे भी हम समझना चाहेंगे, अभी जैसे हमने कीटों की बात की, कितना महत्वपूर्ण है क्योंकि किसानों की लागत काफ़ी सारी इसमें जाती है कि वो कीटनाशी का इस्तेमाल करने लगते हैं या नए नए जो तरीके हैं वो ढूंढते हैं जिससे फसल अच्छी बनी रहे। यहाँ पर कितना फ़ायदा किसान को मिलता है? 90% आपके कीट प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन से ख़त्म हो जाते हैं। यानी कि अगर आप पॉली हाउस लगाते हैं या नेट हाउस लगाते हैं तो 90% तो आप उससे वैसे ही निजात पा जाते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कीट की परेशानी आती है तो जैसा डॉक्टर नावेद सर ने बताया कि आपको प्रबंधन पूरी तरह करने पड़ेंगे जी। लेकिन ये मानिए कि पानी वाली खेती में या मिट्टी रहित खेती में मिट्टी से आने वाले कोई भी कीड़े या कोई भी बीमारियां नहीं आती हैं। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है जी। यानी जो मृदा जनित रोग हम कहते हैं कई फसलों में वो आते हैं, इसमें वहाँ बिल्कुल भी नहीं आता है, जिसके बहुत जो लाइलाज, जो बहुत ही मुश्किल नीमाटोड जैसे बीमारियां जो कि मिट्टी की खेती में आते हैं वो यहाँ बिल्कुल नहीं आते, तो उससे आपको निजात मिल जाता है। उसके अलावा हवा से आने वाली तो आपको कंट्रोल करनी ही पड़ेगी। जी बिल्कुल, ये तमाम देखिए फ़ायदे हम मान सकते हैं जिनका फ़ायदा कहीं ना कहीं हमारे किसानों को मिलता है, ना सिर्फ जैसा कि शिवेंद्र जी ने बताया निमाटोड, सूत्रकृमि की अगर भी खास तौर से बात की जाए, या तमाम वो मृदा जनित रोग जो किसानों के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। यहाँ पर एक विकल्प उनके पास है मिट्टी रहित खेती का, जिसको अपना सकते हैं और अपनी लागत को कम करके जो मुनाफा है उसको काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। आगे भी हम इस पर चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल विचार विमर्श में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं मिट्टी रहित खेती की, जो यहाँ किस तरीके से जो तकनीक है काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकती है और आने वाले समय में हम मान सकते हैं इसकी जो मांग है वो भी निकलती नजर आ रही है, काफ़ी फ़ायदा इससे हो सकता है। लेकिन इस दौरान चुनौतियाँ की अगर बात की जाए डॉक्टर नावेद, क्योंकि चुनौतियाँ जो हैं वो किसान के सामने भी आती हैं। खुले खेत में जो खेती फिलहाल अब हमारे किसान करते हैं और उनको अगर हम इस तकनीक के बारे में बताएं तो एकदम से शायद वो तैयार नहीं हो पाएंगे। लगता है शायद लागत इसमें ज़्यादा आ जाएगी, सुरक्षित इसमें रहेगा या नहीं रहेगा, गुणवत्ता कैसी होगी, ये जब तमाम सवाल आते हैं जहन में, इनके लिए कैसे हम मान सकते हैं जो किसान है उसको विश्वास दिला सकते हैं कि ये बेहतर तकनीक है? जहाँ तक बात की जाए मृदा रहित खेती की या हाइड्रोपोनिक्स की, तो ये एक तरीके से देखें तो बड़ी सरल है, जैसे शिवेंद्र जी ने बताया, और किसान इसको ये ना सोचें कि बहुत मुश्किल काम है जी। एक बार इसका सिस्टम प्रतंत्र एक साफ सुथरा, जैसा कि पहले हम बात करते रहे हैं चर्चा, अगर ये आप बना लेते हैं और इसकी मेंटेनेंस कर लेते हैं साफ़ सफाई की, तो फिर जो है थोड़ी सी बस रोगों से लड़ने की समस्या रह जाती है, जिसमें आपको मुस्तकिल काम करना होता है जी। जैसे कि आपका कोई भी जो हवा आती है वो फिल्टर्ड एयर जहाँ तक हो वो हो, और पानी जो है उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देना है, उसकी ईसी पर ध्यान देना है, उसकी पीएच पर ध्यान देना है,
ECPH पर ध्यान नहीं देंगे तो पोषक तत्वों का अवशोषण ही पौधे नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार पानी में जो फफूंदी रोग लगते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी से ही लगते हैं, मिट्टी से तो आपने बचा लिया, तो पानी को आपको लगातार निरंतर लगभग 3 दिन पर आपको उपचारित करना है। कुछ जो ऐसे रसायन हैं जिनको कि वो सेफ होते हैं, सुरक्षित होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड है, तो 3% हाइड्रोजन परऑक्साइड लगभग 3 दिन के बाद उसको, लेकिन इसकी कोशिश ये कहें कि वो फूड ग्रेड या खाने योग्य जो केमिकल जो खाने के साथ प्रयोग किए जा सकते हैं उसका प्रयोग करना है। इसी तरह जितने उपकरण हैं सबकी सफाई आपको ब्लीचिंग सॉल्यूशन से करनी है। ये देखिए मृदा रहित खेती बिल्कुल ऐसी है जैसे अस्पताल में आपने देखा होगा ICU होता है जी, तो इसकी जो सावधानियां हैं वो भी उसी सफाई के साथ साथ रोग प्रबंधन की भी वही सावधानियां हैं। फिर निगरानी में जो पाश मैंने बताए, इसी तरीके से लाइट का प्रबंधन आपने करना है। जो माइक्रो क्लाइमेट है वो भी इन नाशी जीवियों को पनपने में मदद करता है, तो कितने पत्ते एक पौधे पर रहेंगे उसको भी आपने सुरक्षित करना है। तो जहां तक हो सकता है फिर जो प्रकृति के अनुकूल रसायन है वो कहां तक आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कितनी भी कोशिश करें रोग बीमारी आते ही हैं थोड़े बहुत, लेकिन उसके लिए इस्तेमाल किस स्तर पर हम कर सकते हैं? हाँ, उसको जो है कुछ सेफ रसायन होते हैं, जैसे नीम का तेल है, हॉर्टिकल्चरल ऑयल है, मिनरल ऑयल है जी, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे कॉटन सीड ऑयल है, लगभग जैसे अगर आप 1 कप कॉटन सीड ऑयल लेते हैं उसमें 3-4 ml अगर आप सोप सॉल्यूशन ले लें और उसका 3 से 5% घोल और इंसेक्टिसाइड की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं जी। नीम का तेल है, सिट्रोनेला ऑयल है, एलोवेरा ऑयल है, तो जहां तक हो सके रसायनों से हमको बचना है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर मुर्तजा क्या जो प्रशिक्षण है वो काफ़ी अहम हो जाता है? जो किसान इससे जुड़ना चाहते हैं या इसको करना चाहते हैं तो उनके लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाती है? जी, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि ये थोड़ी सी आधुनिक तकनीक है जी शुरुआत में। बाकी तो फसल उत्पादन हमारे किसान बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन शुरुआती दौर पर लगता है कि सबसे पहले तो किसान को देखना चाहिए कि क्या क्या है। तो आजकल संरक्षित खेती और मिट्टी रहित खेती के अलग अलग आयाम पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में और ख़ास करके भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा संस्थान में संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकियों में केंद्र में और सही जगह पर काफ़ी जगह काम हो रहे हैं। तो किसान भाई सबसे पहले जितने भी, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र हो, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो और भारतीय कृषि अनुसंधान, वहाँ आकर के ये सारे मॉडल को देखें कि किस तरह से ये काम करता है। क्योंकि इसमें शिवेंद्र जी ने बताया था कि सबसे बड़ी फायदा ये होती है कि लगभग सालों भर हम किसान भाई इसके अंदर पौधे उगा सकते हैं। तो इसके अलग अलग मॉडल्स हैं। जो सबसे किसान के लिए कारगर मॉडल है जो हम लोगों ने पाया है, सस्ता है, उस पर किसान भाई शुरुआत कर सकते हैं, ग्रो बैग मॉडल है। उसके बाद प्योर हाइड्रोपोनिक्स मॉडल है, NFT होता है, DFT, इसके अलग अलग मॉडल्स हैं क्योंकि पाइप्स में खेती होती है। किसान भाई आके देखें। सबसे पहले इसको हम डिमॉन्स्ट्रेशन कहते हैं। ये आजकल मॉडल हर जगह पर उपलब्ध है, तो सबसे पहले किसान भाई इसे देखें। दूसरी बात की आती है कि प्रशिक्षण के बारे में, तो इससे संबंधित प्रशिक्षण बहुत जगह पर चल रही है और खास करके संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पर हम लोग किसान भाई को किसको प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो किसान आकर के वहाँ पर सारी तकनीकी जानकारी ले सकते हैं और प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ भी देखिए जो प्रशिक्षण है वो लगातार दिया जा रहा है। लेकिन बात अगर की जाए देश के दूसरे हिस्सों की, क्योंकि वहाँ से भी जो किसान हैं डॉक्टर साहब वो जुड़ना चाहते होंगे, तो क्या जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं या दूसरे संस्थान हैं ICAR के, उसके ज़रिए भी कोशिश की जा रही है कि वहाँ तक इस जानकारी को पहुँचाया जाए? जी बिल्कुल। आजकल ऐसा मैंने कहा कि राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, अलग अलग पूरे देश में इस तरह की खेती हो रही है और बहुत सारे जितने भी KVK हैं आपने बताया, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी काम हो रहा है और जो राज्य सरकार की कृषि के तंत्र हैं वहाँ पर भी ये काम हो रहा है। तो धीरे धीरे काम हो रहा है। हर जगह के किसान कहीं पर जाकर करके बहुत दूर आने की जरूरत नहीं है, उसकी जानकारी संबंधित लें और सही जानकारी लेके सबसे पहले से मैंने बताया किसान भाई उसे देखने की कोशिश करें। बिल्कुल, एक बार वो सिस्टम किसान समझ लेता है उसके बाद तो किसान आराम से इसके अंदर जब शुरुआत कर देता है तो बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं। जी, उसके लिए ज़रूरी यही कि अलग अलग जो प्रदर्शनी है वो लगातार आयोजित की जाती है। कृषि मेलों का भी आयोजन होता है, उसमें भी किसानों को दिखाया जाता है। साथ ही डॉक्टर अवनी, अगर क्योंकि किसान के लिए कोशिश यही की जा रही है कि जो उनकी लागत बढ़ती है पहले उसको कम किया जाए, लेकिन इस तकनीक के साथ क्या हम मान सकते हैं कि जो हमारा एक उद्देश्य है किसानों की आय को दोगुना करने का, उस दिशा में भी हम आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, इसमें आय को दोगुना करने का पूरा भरपूर संभावना है,
लेकिन वैज्ञानिक सलाह और तकनीक को अगर किसान मानता है तो जी, ये पहले बोला जाता था कि कम लागत अधिक लाभ, लेकिन इस खेती में अधिक लागत अधिक लाभ, ये फार्मूला इसमें आता है। जी, तो इसमें तो कम लागत नहीं होती, अधिक लागत होती है, लेकिन लाभ भी अधिक होता है। और ये सतत पूरे वर्ष भर चलने वाली प्रक्रिया है जी, और जैसा कि पूरा पहले चरण में चर्चा हो चुकी कि इसमें रोग नहीं लगते और ये कम समय में तैयार हो जाती हैं। जी, ये बाजार में जैसे उतरती हैं सॉइललेस या मिट्टी रहित उत्पाद, वैसे ही इसको बहुत अच्छे दामों पे लोग खरीद लेते हैं। जी, बिल्कुल, क्योंकि वो कहीं न कहीं बहुत स्वस्थ माना जाता है और अगर ग्रीन हाउस का है तो और ज़्यादा स्वस्थ माना जाता है। जी, तो इसमें बस यही है कि अगर आय को दुगना करना है तो हमारी वैज्ञानिक सलाह ये है कि पूरे साल भर एक, जैसे बोलता है ना, 1 घंटा भी नहीं रुकना। ऐसे करने के बाद पूरे वर्ष भर खेती होगी, पूरे वर्ष भर उत्पादन आएगा, जी, लागत लगेगी लेकिन अधिक लाभ भी होगा। इसमें किसान भाइयों को घबराने की जरूरत नहीं है जी, और वो आराम से इसको करें और लाभ होगा जी, और दुगना लाभ भी हो सकता है, उसमें कोई कम बिल्कुल, या उससे ज़्यादा भी हम मान सकते हैं, क्योंकि शिवेंद्र जैसे हमें बता रहे हैं कि साल भर देखिए उत्पादन होगा और ये ज़रूरी सी बात है। अगर आप साल भर उत्पादन ले रहे हैं तो लागत आपकी कहीं ना कहीं लगती रहती है, लेकिन अगर हम खासतौर से लागत पर भी ध्यान दें, शिवेंद्र आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि एक बतौर किसान अगर वो उसकी शुरुआत करना चाहते हैं, कितनी लागत वहाँ गई और मुनाफे को अगर हम देखा जाए, औसत अगर हम देखें, जैसा डॉक्टर अवनी ने बताया कि मुनाफा काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको मिल जाता है, कितना लाभकारी है? देखिए, अगर हम कमर्शियल लेवल पे बात करते हैं तो हमारी लागत करीब करीब 250 से 300 रुपये पर स्क्वायर फीट की आती है, जिसमें हम पूरा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की भी बात कर रहे हैं, अंदर हाइड्रोपोनिक की भी बात कर रहे हैं और सारे जो भी उसकी ज़रूरी ऑटोमेशन है उन सब की बात कर रहे हैं जी। और जैसे आपने कहा कि लागत हमें कब वापस मिल जाएगी या उसका क्या मुनाफे हमें मिलेंगे, करीब करीब जो देखा गया अब तक वो आपको 2 से 2.5 साल के अंदर आपकी लागत वापस आ जाती है। जो भी आप इनिशियली लागत लगा रहे हैं, जितना बड़ा आप कमर्शियल फार्म लगा रहे हैं, वो लागत 2 से 2.5 साल में आ जाती है जी। अगर आप घर की बात करें या छोटे बैल्कनी या छत की बात करते हैं तो वहाँ थोड़ी सी इनिशियल लागत ज़्यादा हो जाती है, करीब 350 रुपये स्क्वायर फीट तक की लागत आ जाती है। लेकिन जब हम घर की बात करते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि हमारा कब लागत वापस आ रही है, हम क्योंकि वो बहुत लंबे समय के लिए होता है और वो हमारे खुद के खाने के लिए होता है। तो उत्पादन में हम करते हैं और उपभोक्ता भी हम हैं, उपभोक्ता भी हम हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हम अपने सामने उगाकर स्वस्थ सब्जियां खा रहे हैं और कोई भी उसमें केमिकल या कोई भी उसके अंदर पेस्टिसाइड नहीं है, ये हमें पता है जी। यानी एक जैविक रूप से भी हम इसको मान सकते हैं और जैविक बाजार में तमाम संभावनाएं आज के समय में नज़र आती हैं। काफ़ी बड़ा बाजार ये जिसके ज़रिए किसानों को काफ़ी मुनाफा मिल रहा है। लेकिन डॉक्टर नवीद, अगर हम कीट प्रबंधन की बात करते हैं, क्योंकि अगर रसायन का भी इस्तेमाल होता है तो हम देखते हैं कि प्रतिरोधक क्षमता जो है वो शायद कहीं ना कहीं नज़र आने लगती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसा आपने बताया कि जो काफ़ी हद तक कीट जो है उनकी रोकथाम तो हम कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आमतौर पर जो समस्याएँ आती हैं कीटों को लेकर वो क्या है और उनका निदान कैसे किसान कर सकते हैं? देखिए किसान भाई, इसमें जो कीट समस्याएं जो अक्सर आती हैं वो एक तो माइट आते हैं, वाइट फ्लाई आती है और कुछ फफूंदी या बैक्टीरिया से लगने वाले रोग इसमें प्रमुख आते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आप पानी का प्रबंधन ठीक करते हैं और उसमें जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बताया था, सारी सफाई रखते हैं, तो वो रोग नहीं उसमें आते हैं। लेकिन फिर भी जैसे अगर कोई रोग आता है फफूंदी का, तो उसमें कुछ जो सॉफ्ट केमिकल होते हैं रसायन, उनको आप प्रयोग कर सकते हैं जी। जैसे कि सल्फर का प्रयोग है आप कर सकते हैं। कॉपर से संबंधित कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जैसे केमिकल्स हैं वो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। इसका कुछ असर गुणवत्ता पर हम मान सकते हैं? गुणवत्ता पर उनका असर इतना नहीं होता है जितना कि आम खेती पे रसायनों का होता है। तो एक तो देखिए, जो जहाँ तक आपने बात की जैविक की जी, तो अभी भी भारत में जो हाइड्रोपोनिक्स खेती है इसको जैविक का दर्जा नहीं मिला है जी। कुछ देशों में जैसे अमेरिका है, उसमें हाल ही में काफ़ी लंबा कोर्ट केस चला था और उसमें उसको जैविक मान लिया गया है। लेकिन अभी अपने देश में इसको जैविक स्तरता नहीं मिली है। हालांकि ये लगभग जैविक है और जैविक नहीं कह सकते, इसीलिए हम इसको सुरक्षित कहते हैं, सेफ वेजिटेबल। तो इसमें कुछ रसायन और हैं जिसको ग्रीन रसायन कहते हैं। ग्रीन रसायनों का आप प्रयोग कर सकते हैं जी, जैसे कि स्पाइनोसैड है, एमामेक्टिन बेंजोएट है, या किसी हद तक सॉफ्ट बुप्रोफेजिन भी है जी। तो इस तरीके के जो रसायन हैं
वो आप इसमें बिल्कुल आखिरी हथियार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा जहाँ तक आवश्यकता पड़ती है इनकी रहती है, वो आवश्यकता नहीं पड़ती है जी। अगर आप साफ सफाई और पास से निगरानी कर लेते हैं। तो ये जो है आपकी खेती को आप निसंदेह सुरक्षित बना सकते हैं अपने खाद्यों को। जी बिल्कुल, देखिए लगातार आप निगरानी भी करते रहेंगे तो काफ़ी हद तक जो खेती है वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगी और बाकायदा जो सुरक्षित ढांचा है या सुरक्षित खेती हम जिसे कहते हैं उसके तहत और ज़्यादा फ़ायदा आपको मिल सकेगा। और उसके लिए डॉक्टर मुर्तजा अगर हम बात करते हैं, क्योंकि संरक्षित खेती में कई तरह का अनुदान भी है जो किसानों को मिलता है, उसके ज़रिए भी हम मान सकते हैं कि कोशिश लगातार यही की जा रही है कि जो उन्नत तकनीक है उसको किसानों तक पहुँचाया जाए। पूरे देश भर में जितने भी संरक्षित संरचनाएं हैं उसके ऊपर सब्सिडी उपलब्ध है जी। इसमें सब्सिडी 50% केंद्र की तरफ से है और बाकी सब्सिडी राज्य सरकार की तरफ से है। तो ये सब्सिडी फिलहाल अभी संरचनाओं पर है। ये संरचना और इसके अंदर जो ड्रिप सिंचाई प्रणाली है उसके लिए भी सब्सिडी है जी। तो किसान भाई इस तरह के संरचनाओं का सब्सिडी का मदद लेकर के संरचनाएं लगा करके उसके अंदर मिट्टी रहित खेती कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए और ये सब्सिडी जो है जी पूरे देश के किसानों के लिए उपलब्ध है। तो बिल्कुल यहाँ देखिए अनुदान भी हम मान सकते हैं कि कोशिश यही की जा रही है कि जो आर्थिक मदद की बात की जाती है किसान के लिए वो भी यहाँ उपलब्ध है और उसके ज़रिए अगर आप चाहें तो उसकी शुरुआत कर सकते हैं। और अभी तक डॉक्टर अवनी अगर हम बात करते हैं जो हमारे किसान हैं, किचन गार्डन उनके समझ में आता है कि किस तरीके से घर में ही लोग अपने कर लेते हैं। वर्टिकल गार्डन की अगर बात की जाती है, कैसे इसको एक जो हमारा किसान है, साधारण किसान, वो इसको समझ सकता है? देखिए, वर्टिकल अंग्रेजी शब्द है और इसको हिंदी में हम ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ बढ़ने की बात करते हैं। तो ऊपर की तरफ जो हमारी जो ज़मीन है उसी में हम ऊपर को खेती करते जाएं जी। इसमें दो प्रकार के स्वभाव वाली सब्जियां हैं। जैसे अगर सब्जी की बात करें तो एक तो होती है कि बौनी सब्जियां हैं, उनको तो हम क्या करते हैं कि जैसे ट्रेनों में या कहीं आपके छतों पे सीढ़ियाँ बनती हैं ऐसे या स्टैंड बना करके उसमें गमलों का सहारा लेकर के जितना ऊपर तक आप जा सकते हैं अपने कार्य क्षमता के अनुसार उतना ऊपर तक हम ले जाते हैं। ये तो हो जाए छोटे छोटे गमलों में बौनी सब्जियों का। ये कुछ नेचुरल नेचर रखती हैं, नेचुरल स्वभाव है, प्रकृति स्वभाव है सब्जियों में। जैसे कद्दू भर की सारी सब्जियां हैं, उसको नीचे गमले में, बड़े गमले में लगा दें और उसकी बेल को ऊपर ले जाके कहीं एंगल आयरन वगैरह में तार बांधे रहें और उसमें बांध दें। तो जितनी कद्दू भर की सब्जियां हैं जो किसान भाई समझते हैं, लौकी है, तोरी है, करेला है, खैर ये सारी जो भी हैं और भी, तो उनको हम ऊपर को चढ़ा करके कर सकते हैं जी। और हमारा जो टमाटर है वो भी बेल वाला आजकल आ गया है, उसको कर सकते हैं। बीन है ऊपर को चढ़ती हैं, उसको ले जा सकते हैं जी। तो चूंकि सब्जियों कई प्रकार की हैं, तो जो नेचर शुरू से ऊपर क्लाइमेट टाइप सब्जियां हैं वो भी वर्टिकल फार्मिंग का एक रूप है, वो नेचुरल वर्टिकल फार्मिंग के रूप हैं। तो पहले उनको अपनाएं, उसमें लागत कम आती है जी। फिर रही बात आप थोड़ा सा और ज़्यादा सब्जियों का मिश्रण चाहते हैं, हर तरह की, कद्दू वर्गी भी हो और गोभी वर्गी भी हो, जड़ वाली भी हो, तो पत्ती वाली भी हो, तो उसमें क्या करते हैं कि हम फ्रेम बना बना करके या स्टेयर बना बना करके इन सब्जियों को गमलों में लगाते हैं। और इनके लिए एक विशेष व्यवस्था पानी को देने की होती है, जो कि टैंक के द्वारा टपक सिंचाई माध्यम से या स्प्रिंकलर के द्वारा, या आप कभी कभी देखते हैं कि जो हम पीठ वाला स्प्रेयर लिए होते हैं उससे भी छिड़काव करके हम पानी को देते रहते हैं। तो ये वर्टिकल फार्मिंग के लिए और मिट्टी रहित खेती वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि मिट्टी रहित खेती मतलब होता है वेटलेस। तो छतों पे हम वेट कम से कम डालें तो हमारे छत की लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा होता है जी। बिल्कुल। तो सबसे ज़्यादा किचन गार्डन, रूफ गार्डन के लिए इस सॉइललेस खेती यानी मिट्टी रहित खेती काफी उपयुक्त मान सकते हैं, उसके लिए तो बहुत ही फायदेमंद है, स्वास्थ्यवर्धक है, लाभवर्धक है और मनोरंजक भी है। चलिए, तो हम निवेदन करेंगे किसान भाइयों से को तो कम से कम सॉइललेस मिट्टी रहित खेती अपनी छतों पे, अपने किचन ये गार्डन में तमाम फायदे तो देखिए इसके ज़रूर हैं। लेकिन शिवेन जी, आपसे हम जानना चाहेंगे किस तरह की चुनौती है, जो समस्या है वो भी इस दौरान आपके सामने आई जब आपने इसकी शुरुआत की? शुरुआती दौर में सबसे बड़ी चुनौती जो किसी भी नए किसान के लिए आती है, स्पेशली जिसने ये पहले इस तरह की तकनीकी खेती नहीं की हो, सबसे पहला होता है कि कहाँ से हम नॉलेज यानी कि उसका जानकारी कहाँ से निकालेंगे, वो सबसे ज़रूरी है। जैसे आज के अब तो काफ़ी सारे डॉक्टर साहब ने बताया कि काफ़ी जगह ट्रेनिंग हो रही है, काफ़ी जगह इस बारे में सिखाया भी जा रहा है सरकार द्वारा। लेकिन पहले जब हमने शुरू किया था आज से 5 साल पहले,
तब इस तरह की सुविधाएं उतनी ज़्यादा उपलब्ध नहीं थी जी। तो एक तो सबसे ज़्यादा जानकारी की परेशानी थी, दूसरा किस तरह के न्यूट्रिशन या किस तरह की खाद दी जाएगी पानी के द्वारा, वो समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज ये मिट्टी की तरह नहीं है कि जहाँ पर आप यूरिया डाल के या डीएपी डालकर काम चला सकते हैं, क्योंकि मिट्टी में खुद न्यूट्रिशन यानी कि जैविक पदार्थ होते हैं बिल्कुल जो पौधे ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर समझना जरूरी होता है कि हम ऐसा क्या डालें जिसकी वजह से ECPH जैसे डॉक्टर साहब ने बताया वो भी बैलेंस रहें, वो भी बन के रहें, और बाकी आपकी पौधे की यील्ड यानी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हो। जी बिल्कुल। तो वो बहुत ज़्यादा परेशानी वाली शुरू में बात होती है। जाहिर तौर पर देखिए जानकारी की अगर कमी रहती है तो शायद शिवेंद्र जी भी इतना आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन धीरे धीरे जानकारी लेकर ये आगे बढ़े और कोशिश इन्होंने की कि जो नई पद्धति है, नई तकनीक जो है इसको अपनाया जाए, जिससे ना सिर्फ काफ़ी मुनाफा इनको मिले बल्कि इनके तरह जो दूसरे किसान हैं वो भी और बेहतर ढंग से जान सकें इस तकनीक को और इसको भी अपना सकें। इसके लिए विशेष प्रावधान जो है वो अब लगातार किए जा रहे हैं। प्रशिक्षण लेकर आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इस बारे में आने वाले समय की अगर बात की जाए किस तरीके से और मांग जो है इसकी निकलती हुई आती नजर आ रही है और किसानों को इससे और कितना लाभ मिल सकता है, इस पर भी हम विचार विमर्श करेंगे। लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना किस तरीके से मिट्टी रहित खेती की अगर बात की जाए कितनी सफल ये रह सकती है और उसको सफल बनाने के लिए हमें किन किन सावधानियों को अपनाना होगा, लगातार निगरानी रखनी होगी, स्वच्छता का ख्याल रखना होगा, उसके जरिए कोशिश यही करनी होगी उचित प्रबंधन जो है वो हम अपना सकें। लेकिन आने वाले समय की अगर बात की जाए और सबसे महत्वपूर्ण यही कि जो किसान ये जानना चाहता है कि इसकी जानकारी कहाँ से मिल रही है। जैसा शिवेंद्र ने कहा कि शुरुआत में समस्या आती ही है। मैं यहाँ डॉक्टर अपनी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि जब जानकारी की बात की जाती है, डॉक्टर मुर्तजा ने हमें बताया था कि अलग अलग जगहों पर जो प्रशिक्षण हैं वो दिए जा रहे हैं। खासतौर से अगर देखा जाए या किसान जहां पहुंच सकते हैं, जहां जा सकते हैं, कहां से इनको जानकारी मिल सकती है प्रशिक्षण के बारे में या इससे संबंधित अगर वो कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो? देखिए, प्रशिक्षण के बारे में हम ये बताएंगे जो हमारा जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय है, सबसे बढ़िया है कि तहसील में अगर बात करें हम तहसील से छोटे इकाई से, तो वहाँ जो है एक हार्टिकल्चर इंस्पेक्टर के नाम से पद होता है। वो पूरे तहसील और ब्लॉक को कोऑपरेट करता है। तो वो क्या करते हैं, वो पूरी जानकारी देते हैं जी। फिर उनके मुख्यालय पे जहाँ जिला उद्यान अधिकारी बैठते हैं, उनका नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम अपने जिले के सारे किसान को बुलाकर प्रशिक्षण दिलवाएं। वो क्या करते हैं, वो प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित करते हैं और पूरे देश से एक्सपर्ट को बुला के अपने किसानों को प्रशिक्षित देते हैं। उसके बाद हमारे प्रदेश में जो है डायरेक्टर हार्टिकल्चर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो प्रदेश स्तर पे जो काउंसिल खुली होती है, हर प्रदेश में काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, उनके माध्यम से भी पूरे प्रदेश के किसानों को बुला करके प्रशिक्षण दिलवाते हैं। और हर प्रदेश में 2-3 इकाइयाँ ऐसी खुली हैं जो रोड मॉडल के रूप में देखी जा सकती हैं, प्रदर्शन और प्रशिक्षण लिया जा सकता है जी। उसके बाद रही बात हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बात करें, उसमें हमारे करीब बहुत से संस्थान जो हार्टिकल्चर बेस्ड काम करते हैं, उसमें सब में ये तकनीक का जो है डिमॉन्स्ट्रेशन दिया गया है और वहाँ जा कर के अपने नज़दीक के किसी भी संस्थान में इसका प्रशिक्षण ले सके। दूसरा संस्थान जैसा कि सभी लोग जानते हैं, किसान भाइयों का सबसे बड़ा संस्थान है, भारत का एकमात्र सबसे बड़ा संस्थान है। इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन प्रशिक्षण दिया जाता है, लिख के भी दिया जाता है। और प्रशिक्षण के जो 3-4 तरीके होते हैं,
एक तो होता है कि दिखा के सिखाना, एक होता है बता के सिखाना, एक होता है करवा के सिखाना, एक होता है लिख के लिटरेचर दे के सिखाना। ये 4 चरण होते हैं। ये चारों चरणों का जो प्रावधान हमारे पूसा संस्थान में है, इसको पूरे देश से DHO के माध्यम से किसान भाई आकर के प्रशिक्षण ले सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से है। और उसके बाद NHB है, NHM है, ये लोग भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और गाँव में जा कर के और DHO के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम, सब्सिडी कार्यक्रम को देना, किसानी को लाभान्वित करना, इस तरह से घर घर तरह से एक तरह प्रशिक्षण जा रहा है। और जिसकी प्रथम इकाई अगर हम कहें तो जिला उद्यान अधिकारी होता है। इससे संपर्क करके ही आप पूरे विदेश में भी जाके प्रशिक्षण ला सकते हैं। इस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्रीय सरकार की जो है प्लान है कि इस तरह की तकनीक, अच्छी तकनीक सीखने के लिए विदेशों में भी भेजे जाते हैं। बिल्कुल, लगातार देखिए योजनाएं जो चल रही हैं और अलग अलग माध्यम इसके लिए सुनिश्चित किए गए हैं जहां से आपको सारी जानकारी जो है ये मिल सकती है। लेकिन यहाँ शिवेंद्र जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, ना सिर्फ बतौर किसान बल्कि अगर एक आम इंसान जो चाहता है कि उसको पोषण के लिहाज से बेहतर और सेहतमंद गुणवत्ता वाली जो सब्जी है वो मिल सके, तो वो भी इसके ज़रिए हम मान सकते हैं कि खेती के व्यवसाय में आ सकते हैं। बिल्कुल, सबसे ज़रूरी बात ये भी है कि ना सिर्फ किसान बल्कि जैसे आजकल कहा जा रहा है अर्बन किसान या फिर जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि शहरी लोग या तो उनके पास टाइम नहीं है या फिर वो मिट्टी में हाथ गंदे नहीं करना चाहते। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा विकल्प है कि घर में ही आप अपना सब्जियां उगा सकते हैं, कम से कम टाइम अपना उसमें लगा के, और ज़्यादा से ज़्यादा गुणवत्ता वाली सब्जियां आप पा सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको किसान होना या उसका बहुत ज़्यादा किसान का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, वो आपको नहीं है। बट हाँ, जानकारी इस तकनीक की होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो गलत भी हो सकता है। बिल्कुल, देखिए अगर आपके पास तकनीक की जानकारी नहीं होगी तो शायद फ़ायदे की जगह हो सकता है शुरुआत में आपको नुकसान भी झेलना पड़े। इसलिए अहम हो जाता है कि जानकारी लेकर ही आप इस तकनीक को आगे बढ़ाएं और जान सकें कि और नया क्या इस तकनीक में आप बदलाव ला सकते हैं। इस बारे में डॉक्टर मुर्तजा आपसे भी हम समझना चाहेंगे, क्योंकि तकनीक में लगातार बदलाव हम देखते हैं और जब बात की जाती है मिट्टी रहित खेती की, हाइड्रोपोनिक की, यहाँ पर इस तकनीक में और क्या नया बदलाव नज़र आएगा आने वाले समय में? देखिए, आने वाला जो समय है और ये समय आ चुका है जिसमें कि हम काफ़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोग ऑलरेडी इस तरह का काम कर रहे हैं और किसान भाई बहुत जगह पर कर रहे हैं कि किसान भाई इस तरह का जो ये जो खेती है, इस खेती की एक बहुत अच्छी बात ये है कि ये खेती में हम तरह तरह के सेंसर, कंट्रोलर, जितने भी आधुनिक कंप्यूटर्स सभी का इस्तेमाल हो रहा है। और अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने इस संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र में कुछ इस तरह के सेंसर्स हैं, जैसे EC सेंसर है, pH सेंसर है, मॉइस्चर सेंसर है, माइक्रो क्लाइमेटिक सेंसर है जिसमें कि टेम्परेचर का सेंसर है, ह्यूमिडिटी का सेंसर है। ये सब सेंसर बहुत ही कम दाम में बड़े आसानी से उपलब्ध है और हमारे किसान भाई इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हम लोग इस तरह की खेती को आधुनिक बनाने के लिए इसमें तरह तरह के सेंसर्स और इसमें पूरा कंट्रोलर का इस्तेमाल कर करके किसान भाई इसे पूरा ऑटोमेशन कर सकते हैं। आज की टेक्निक इतनी विकसित हो गई है, तो हम जो आने वाला समय देख रहे हैं उसमें ये इतना विकसित हो जाएगा कि हमारे हर किसान भाई अपने मोबाइल से इसके पूरी खेती को इसमें कर सकेंगे। किस समय पानी डालना है, किस समय सिंचाई करना है, किस समय किस पोषक तत्व की जरूरत है, इस तरह का सेंसर भी अब डेवलपमेंट अब इस राह में कारगर हो रही है। जैसा कि हमारे और एक्सपर्ट्स ने बताया, हमारे साथियों ने, कि EC और pH, चाहे वो जल का हो चाहे वो माध्यम का हो, इन सभी के लिए सेंसर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको हमने स्टैंडर्डाइज भी कर दिया है कि किस फसल के लिए कितना EC किस समय होना चाहिए, और उसकी पूरी लिस्ट है। किसान भाई को हम इसकी जानकारी देते रहते हैं समय समय पर, कितना pH होना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी चीज़ है। तो जो आने वाला समय है उसमें किसान भाई अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से इस पूरे खेती को कंट्रोल कर पाएंगे। ये इतना विकसित हो जाएगा। बिल्कुल। और आम आदमी भी अपने बालकोनी में, अपने किचन गार्डन में एक ऐसा मॉडल लगा दे जिस मॉडल में पूरा माइक्रो क्लाइमेट कंट्रोल होगा और पूरा सेंसर हो जाएगा, लाइट कंट्रोल आप कर सकते हैं। तो और ये सभी से ये खेती जुड़ी हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि इसका कितने, इसको हम जो आधुनिक करने की तकनीक है आगे, इसमें हम काफ़ी काम कर रहे हैं और काफ़ी काम करने का आगे, जिसमें कि हमारे किसान भाई हैं और जो नवयुवक हैं वो इसमें काफ़ी रुचि रख सकते हैं, क्योंकि सारे इसमें आधुनिक गैजेट का इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल। इसलिए आपको यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात बताएं कि पिछले 2-3 साल में खास करके परिनगरी में, आसपास में हमारे पास कंप्यूटर से संबंधित
चाहे वो डॉक्टरी के लाइन में हो, चाहे वो अलग अलग लाइन में हो, हमारे इंजीनियर्स, हमारे प्रोफेशनल्स, MBA, वो सब ग्रेजुएट्स आ रहे हैं। बिल्कुल, यानी आधुनिकीकरण का लाभ जो है वो हम देख सकते हैं। उनको लगता है कि हम इस तरह की खेती करें, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें सारे नए आयाम का उपयोग हो रहा है, और हम लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे मॉडल्स को हम लाएं और इसका सस्ता ये ला करके इसमें किसान भाइयों को ये करें। बिल्कुल, आधुनिकीकरण की तरफ देखिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब बात की जाती है आने वाले समय की संभावनाओं की, इस बारे में डॉक्टर नवेद आपकी प्रतिक्रिया हम चाहेंगे। किस तरह की संभावनाएं आपको इस तकनीक में आगे आने वाले समय में नजर आ रही हैं, बतौर कृषि वैज्ञानिक भी और एक बतौर किसान की अगर हम बात करें उनके लिहाज से भी? जहाँ तक आगे आने वाले समय का प्रश्न है इस खेती में, डॉक्टर मुर्तज़ा ने बहुत अच्छा बताया, लेकिन यहाँ मैं 3-4 बातें कहना चाहूँगा। जो प्रशिक्षण है जी, उस प्रशिक्षण का स्तर भी आगे आने वाले समय में हमको बदलना पड़ेगा। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि कोई भी तकनीक हो और उसको पूरा देश उसके पीछे पड़ जाए जी। इस तकनीक को, क्योंकि इसमें खर्चा अधिक है, इसके क्षेत्र अलग हैं, इसकी मार्केट की आवश्यकताएं अलग हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी दूर दराज किसान जो है इसके पीछे और व्यावसायिकता में पैसा अपना बर्बाद करे। तो इसके लिए बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है, बहुत शोध करने की आवश्यकता है। क्या ये खेती आपके लिए उचित है, आपका उद्देश्य क्या है, शौक के लिए करना चाहते हैं, जानने के लिए करना चाहते हैं, व्यावसायिकता के लिए करना चाहते हैं, या एक इंडस्ट्री के रूप में आप इसको अपनाना चाहते हैं। तो अब पहले तो काफ़ी किसानों ने इसको अपनाया और बिना ट्रेनिंग के अपनाया, और काफ़ी लोगों को इसके चक्कर में नुकसान भी उठाना पड़ा। अब जो विकास हो रहा है नई सोच का, उसमें यह है कि हम शुरू से ही उनको उद्यमी के रूप में विकसित करें, तभी उनको सब्सिडी या लोन की जो बात चलती है तभी उनको दें, तब वो इस तकनीक को अपनाने में एक तो सक्षम होने चाहिए। फिर दूसरा, हमको कुछ तकनीकों पर भी ध्यान देना है, जैसे कि जैव नियंत्रक। हमारे देश में अभी भी व्यावसायिक स्तर पर जैव नियंत्रक उपलब्ध नहीं है। मैंने अभी कुछ रसायनों का नाम लिया, मैं नहीं लेना चाहता हूँ। जैव नियंत्रक क्योंकि हमारे पास है, जैव नियंत्रक हमारे पास व्यावसायिक स्तर पर नहीं है। प्राकृतिक रूप में हमारी संपदा बहुत अधिक है, जैव विविधता बहुत है, लेकिन वो व्यावसायिक स्तर पर, जैसे माइट के परभक्षी माइट जो हैं वो देश में हमारे बहुत कम उपलब्ध हैं। एक ही संस्थान है बेंगलोर में जो वो सप्लाई करते हैं, लेकिन अभी भी वो व्यावसायिक स्तर को आने वाले समय में वहाँ भी बदलाव की हम संभावना मान सकते हैं। वो बहुत बदलाव की संभावना है। और दूसरा एक और क्षेत्र है परागणकर्ता, जो कृत्रिम परागणकर्ता हैं, और उसमें भी जो व्यावसायिक रूप पर उत्पादित उनका जो जैसे बम्बल बी होती है वो ग्रीन हाउस में छोड़ते हैं। तो ये कुछ तकनीकें हैं जिसका के आगे आने वाले समय में अगर ये आती हैं तो हम रसायनों का प्रयोग और कम कर सकते हैं। काफ़ी देश ऐसे हैं जो जैव नियंत्रकों का प्रयोग करके ही काफ़ी रसायनों से छुटकारा पा लेते हैं। तो जैसा पहले चर्चा हुई कि निगरानी, फिर सफाई, फिर सॉफ्ट केमिकल और जैव नियंत्रक, अगर आप इसका सारा प्रयोग करते हैं तो आप रसायनों से मुक्त हो सकते हैं आगे आने वाले समय में। इसके अलावा जो तकनीकें हैं जिसमें मोबाइल से लिंक ऐप हो रही हैं आजकल, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आगे आने वाले समय में जुड़ जाएंगी। यानी इनका भी समावेश जो है हमें इस तकनीक में नजर आएगा। एक आधुनिक तकनीक जिसको अपनाने के लिए हमारे जो किसान हैं, पहले उन्हें अपना उद्देश्य सुनिश्चित करना होगा, उसके बाद जो प्रशिक्षण है उसकी जानकारी उन्हें लेनी होगी। सुविधाएं यहाँ पर सारी हैं। केंद्र सरकार की कोशिश यही कि जो किसान है उसको कैसे हम फायदा दे सकते हैं, नई तकनीक अपनाकर कितना लाभ हमारा किसान कमा सकता है, इसके लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं, शोध किए जा रहे हैं। और हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनकी भी कोशिश यही कि जो जानकारी है वो किसान को उसके द्वार पर ही मिल जाए। ये ज़रूरी नहीं कि किसान को काफ़ी बाहर आना पड़े, कई बार परेशान होना पड़े, बल्कि आधुनिक तकनीक अपनाकर, मोबाइल युग की हम बात करते हैं, इंटरनेट क्रांति की हम बात करते हैं, इसके ज़रिए भी किसान को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और इस तकनीक का इस्तेमाल आने वाले समय में और भी ज़्यादा हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा, बल्कि ये तकनीक किसानों के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगी। आज इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की किस तरीके से मिट्टी रहित खेती जो है किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है, और इस पर हमारे तमाम विशेषज्ञ आप सभी ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। सारी जानकारी देखिए हमारे जो विशेषज्ञ हैं इन्होंने यहाँ पर दी, और हम उम्मीद करते हैं जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे किसान भाई बहन हैं, उन्होंने भी इस तकनीक को जाना होगा, समझा होगा, और शायद एक सवाल आपके जहन में भी आया होगा कि आखिर कैसे इसकी शुरुआत की जाए। तो इसके लिए आपको पहले जो जानकारी है वो लेनी होगी, अपना उद्देश्य सुनिश्चित करना होगा, फिर आप भी इस आधुनिक तकनीक को अपना पाएंगे। फिलहाल विचार विमर्श में वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे, किसी नए विषय पर करेंगे विचार विमर्श। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।